बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के 5वें दिन आज जनसुराज के संस्थापक, कर्ता धर्ता, सूत्रधार प्रशांत किशोर मीडिया के सामने आए। उन्होंने सवालों के जवाब दिए, अपने उन दावों पर भी बात की जो उन्होंने चुनाव के दौरान किए थे। इसके साथ ही कई सारे कड़े सवाल पत्रकारों के द्वारा उनसे पूछे गए, जिस पर काफी ज्यादा उनके अंदर से गुस्सा निकला या कहें झल्लाहट सी, जो चुनाव के दौरान भी देखी गई थी, आज भी वो सब देखने को मिली। तो पीके की पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस का लब्बो-लुआब क्या रहा, पीके की क्या रणनीति रहने वाली है, आज उन्होंने जिन सवालों के जो जवाब दिए उसके क्या मतलब निकाले जाएं, पीके अभी बिहार में ही रहेंगे या कुछ आगे भी करने वाले हैं, आज हम इसी पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में कई सारे लोग हैं जिन्होंने पीके के चुनावी वादे, दावे सब कुछ सुने हैं, नतीजों में उनको देखा भी है। इसके साथ ही पीके की आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आज हम इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ न्यूज रूम में हमारे कई सारे साथी हैं जिन्होंने प्रशांत किशोर के चुनाव के दौरान सभी दावों को सुना है, उनको समझने की कोशिश की है, उनके कई सारे इंटरव्यूज देखे हैं और आज वाली प्रेस वार्ता भी उनकी देखी है। सभी सवालों के उन्होंने कैसे जवाब दिए हैं ये सब भी सुना है। तो प्रशांत किशोर की आगे की रणनीति क्या रहने वाली है, पीके अब क्या करेंगे, जनसुराज का क्या होगा, इन सभी मुद्दों पर आज हम बातचीत करेंगे। और सबसे पहले हम केशव जी से शुरू करते हैं। केशव जी, पीके की आज की प्रेस वार्ता के बाद आपको क्या लग रहा है? थैंक यू वैभव। ऐसा लग रहा है कि पीके की राजनीति आज से शुरू हो रही है, क्योंकि राजनेता का मतलब यही है कि जो वादे से ना मुकरे वो राजनेता क्या। पीके ने कहा था कि अगर जनता दल यूनाइटेड को इस चुनाव में 25 से अधिक सीटें आई तो वो राजनीति छोड़ देंगे, और जब पत्रकारों ने ये सवाल पूछ दिया तो वो एकदम जड़ से उखड़ गए। पीके को ये समझना पड़ेगा कि एक एग्रेसिव बॉडी लैंग्वेज अलग बात है, लेकिन राजनीति में विनम्रता की भी अपनी जगह है। हैविंग सेड दैट, आज जो उन्होंने किया है, इससे मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि आज पीके के अंदर का राजनेता, पीके के अंदर का पॉलिटिशियन मैच्योर हो रहा है, क्योंकि अब वो वादे करके सफाई के साथ उसे झुठला सकते हैं। यह पॉलिटिक्स में कामयाब होने की मेरे ख्याल से पहली शर्त है, जिसे आज प्रशांत किशोर ने शिद्दत के साथ पूरा कर दिया है। रही बात आगे की राजनीति की, तो यह देखने वाला होगा बिहार से बाहर क्या वो इसी तरह जनसुराज का जनाधार बना पाते हैं, नहीं बना पाते हैं। अगला चुनाव पश्चिम बंगाल में है, जहां मुझे नहीं लगता है जनसुराज के लिए कोई उम्मीद है। बहरहाल जिस तरह आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवालों के जवाब दिए, जो और आज की ही बात नहीं है, शुरू से ही जब से प्रशांत किशोर एक पॉलिटिशियन के तौर पर सामने आए हैं, उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है ना, वो हमेशा अग्रेसिव रहती है। पता नहीं, शायद ये कहा जाता है कि 2012 के चुनाव में तत्कालीन मुख्यमंत्री गुजरात नरेंद्र मोदी जी के ये सहयोगी थे, और वहाँ से उन्होंने ये ड्राइव किया है कि आक्रामक बॉडी लैंग्वेज से, अग्रेसिव बॉडी लैंग्वेज से लोग आपको कॉन्फिडेंट समझते हैं और आपका अच्छा इंप्रेशन बनता है। वहाँ से ये ज़बरदस्ती का अग्रेशन ओढ़े रहते हैं। सबकी अपनी अपनी एक पर्सनालिटी होती है। प्रधानमंत्री मोदी की अपनी पर्सनालिटी है, राहुल गांधी की अपनी है, पीके को अपनी पर्सनालिटी बनानी चाहिए। पूरे चुनाव प्रचार में देखिए, पूरे कैंपन में जहाँ भी इन्होंने इंटरव्यूज़ दिए हैं, अगर पत्रकार ने इनके मन के मुताबिक सवाल नहीं पूछा तो ये उल्टा जवाब देने लगते हैं, उस पर अपनी आक्रामकता दिखाने लगते हैं। लास्ट में आपने देखा होगा एक महिला पत्रकार के साथ उन्होंने कैसी बदसलूकी ही कहेंगे उसे की थी, बदजुबानी ही की थी। करण थापर जैसे सीनियर जर्नलिस्ट के साथ उन्होंने बदजुबानी की थी। तो पीके को यह समझना होगा, राजनीति करने आए हैं, धरातल पर राजनीति करें। कौन व्यक्ति कह सकता है कि नीतीश कुमार की पार्टी जो सत्ताधारी गठबंधन में है, सत्ता में है, उसको 25 सीटें नहीं आएंगी? भाई, नीतीश कुमार जब अपने सबसे बुरे दौर में हैं, वहाँ भी उनकी 43 सीटें हैं, और जब एनडीए गठबंधन कंसोलिडेट हो जाएगा तो क्या उसमें उनकी 25 सीटें नहीं आएंगी? ये आत्मविश्वास में और बड़बोलेपन में एक भारी अंतर होता है, महीन नहीं, बहुत बड़ा अंतर होता है। उस गैप को पीके ने क्रॉस कर लिया था। पता नहीं, ये शायद उनकी जो चुनावी रणनीति प्रबंधन है ना, उसका हिस्सा रहा होगा कि लोगों को ऐसी तस्वीर दिखाओ, बार बार दिखाओ, जो ये मानने पर मजबूर हो जाए कि और कोई कहीं है ही नहीं, सिर्फ जनसुराज ही है, हम जनसुराज के साथ आगे चलते हैं। बिल्कुल, आप पीके के और भी जो भी दावे वादे रहे हैं उनके, और आज की जो भी बातें रही, उस पर हम बातचीत आगे बढ़ाएंगे। अभी सबसे पहले ले लेते हैं जावेद जी से पहली प्रतिक्रिया आज की पीके की जो प्रेस वार्ता रही है। जावेद जी, कैसे देख रहे हैं? आपको तो बहुत सारी उम्मीदें थी पीके को लेकर, आप शायद जनसुराज को लेकर भी बहुत ज़्यादा आशावान थे। जी अब क्या लग रहा है नतीजों के बाद? जी, जनसुराज के ब्रांड एम्बेसडर भी जी, मैं सबसे पहली बात बता रहा हूँ आपको कि पीके के हारने से दिल्ली मुझे बहुत दुख है, ठीक है, क्योंकि मैं जो है ना पीके का बहुत बड़ा फ़ैन था
और जन स्वराज पार्टी से भी जुड़ा हुआ था, और कुछ इकोनॉमिकल जब उन्होंने डोनेशन की बात कर रहे थे वो, तो मैंने डोनेट भी करा था। अब रही बात पीके की, कि पीके क्यों, मतलब कि पीके क्यों हारे, मुझे लग रहा है कि मैं सीमांचल से आता हूँ, ठीक है। सीमांचल एरिया में एक विधानसभा जोकीहाट करके है, ठीक है। पीके पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते हैं, मीडिया में आते हैं, बोलते हैं कि हम बाहुबली को टिकट नहीं देंगे, जो बाहुबली है, जिनका बैकग्राउंड गुंडे राज से है, जो क्रिमिनल, उनको टिकट नहीं देंगे। लेकिन उन्होंने वहाँ पे मरहूम तस्लीमुद्दीन साहब के लड़के जो दबंग टाइप के हैं, उनको उन्होंने टिकट दिया वहाँ पे। एक बात तो रही है, ये टिकट बंटवारा में पीके से बहुत बड़ी गलती हो गई। दूसरी बात, एक बात ये है कि जो बंदा 3 साल से फील्ड में घूम रहा है, मेहनत कर रहा है, उसका एक भी सीट नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा भाई, आप बताइए, सीट नहीं आने की वजह क्यों है? मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे जो लग रहा है पर्सनल एक्सपीरियंस, सीट नहीं आने की वजह, पीके अपने पेड वर्कर के साथ घूमते थे। पंचायत लेवल पे आपको, वार्ड लेवल पे आपको वर्कर बनाना पड़ेगा, तभी आप बिहार के इलेक्शन या कोई भी इलेक्शन जीत पाएंगे। सिर्फ सोशल मीडिया में इंटरव्यू देने से आप इलेक्शन नहीं जीत पाएंगे। पंचायत लेवल पे आपका एक वर्कर नहीं है, आप जिसको 3 साल से घुमाए, एक हमारे यहाँ से सिटी विधानसभा में भोला पासवान थे, उनको आपने टिकट नहीं दिया। आप किसको टिकट दी दिया? राघव बबलू को दे दिया। क्यों भाई? आपने राघव बबलू को, उसको कोई जानता भी नहीं है वहाँ पे, उसका कितना वीडियो वायरल था कि वो अपनी वाइफ को मार रहा था, आपने उसको टिकट दे दिया। तो आप कहाँ से जीत पाएंगे? टिकट सिलेक्शन में भी आपको देखना पड़ेगा ना कि आपको क्या करना है, नहीं करना है। पीके को अपना एग्रेसिव छोड़ना पड़ेगा, उनको मोहब्बत से, मीडिया से, पब्लिक से बात करनी पड़ेगी, और उनको अभी बहुत मेहनत की जरूरत है। ये घमंड छोड़े, घमंड किसी का नहीं रहा है, पीके का भी नहीं रहेगा। जब तक मोहब्बत से बात नहीं करेंगे, कुछ नहीं होने वाला है। चलिए जावेद जी, बातचीत में अभी आपसे और सवालों के जवाब लेंगे। हम पल्लवी जी के पास चलते हैं। नतीजों के पहले के पीके और आज के पीके में आपको क्या अंतर नजर आया? देखिए, मैं प्रशांत किशोर जी के लिए जी बोल रही हूँ। मैं उनके लिए मेरा एक सौम्य सुझाव है। मैं सुझाव से शुरू करूँगी। उनको थोड़ा अपना घमंड कम करना होगा। वो आप उनको चुनाव के पहले भी उनके इंटरव्यू सुन लीजिए और चुनाव के बाद का प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुन लीजिए। जो घमंड है, जो अहंकार है उनका, वो दोनों में इक्वल है। यहाँ वो कह रहे कि हाँ मैं हार गया हूँ, तो आप हार गए तो हार को एक्सेप्ट कीजिए। अब इसमें टीका टिप्पणी करना कि मैं हारा हूँ, मैंने कोई गुनाह नहीं किया, मैं 24 घंटे का उपवास करूँगा, किसने बोला आपको उपवास करने को? आपने पहले बोला था या तो मैं 10 आऊँगा या 150 आऊँगा, अर्श पे रहूँगा या फर्श पे रहूँगा। तो आपने पहले इतनी, मतलब आप बिहार की राजनीति पे इतनी आपने टिप्पणियाँ कर दी, और जब रिजल्ट आया तो पता चला आप धराशायी हो गए। देखिए, एक बहुत वायरल मीम भी है सोशल मीडिया पर कि आपको जब जब लगता है कि अब बिहार को समझ गए हैं, बिहार आपको तभी झटका दे देता है। तो ये बिहार है भैया, यहाँ शालीनता से बोलिए, यहाँ प्यार से बोलिए, यहाँ ज़मीन पर जुड़िए। मैं इनकी बातों से बिल्कुल अग्री करती हूँ जिन्होंने बोला कि वो ज़मीन वाले नेता नहीं हैं। आप, एक कहावत है कि एडवर्टाइजिंग कंपनी है, अब वो प्लानिंग प्लॉटिंग करते हैं कि अभिनेता के लिए, क्रिकेटर के लिए, किसी के लिए ऐड बनाने के लिए। अगर एडवर्टाइजिंग कंपनी बनाने वाले अगर खुद आकर ऐड में खड़े हो जाएं और बोले कि मैं तो चुनाव, तो वो जो घमंड था उनको कि मैं जीत जाऊंगा, मैंने बिहार को समझ लिया, नहीं, इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है। और आप किसको चैलेंज करें? नीतीश कुमार को, जिनकी शख्सियत, जब वो बिहार में नहीं होंगे सीएम तो उनको पता चलेगा आपकी क्या शख्सियत है। तो वैसे ग्राउंड से जुड़े हुए नेता, जिन्होंने पूरे चुनाव में एक इंटरव्यू नहीं किया, उन्होंने आके नहीं बोला मीडिया को कि आप हमारे लिए प्रचार कीजिए, तो वैसे नेता के खिलाफ आप खड़े हैं और आपके भाषा में इतनी मतलब मैं क्या बोलूँ, मुझे कई बार सुनकर ऐसा लगा है कि वो बात कर रहे हैं या डांट रहे हैं। चलिए, और ये दोनों सेम था, बिल्कुल भी चेंजेस नहीं थे। इस पर बहुत सारी बातें भी हो रही है। पीके का जैसा रवैया रहा है पत्रकारों के साथ, उनसे बातचीत करने जाते हैं, डिकोड कर रहे हैं कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा है, पब्लिक डिकोड कर रही है। और आप सोशल मीडिया देखेंगे, आपको पता भी चलेगा कि किस तरह लोग उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रिएक्ट कर रहे हैं। बिल्कुल, एक बहुत बड़े टीवी पत्रकार कभी ज़माने में रहे थे और अभी इस समय अपना यूट्यूब चैनल चलाते हैं। उन्होंने एक बाकायदा सोशल मीडिया पोस्ट किया था जिसमें उन्होंने लिखा था कि वो पटना गए थे बिहार चुनाव के दौरान, पूरा बिहार घूमे, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं हुई कि वो पीके से जाके बातचीत करें, उनका इंटरव्यू ले। उनका कहना था कि अगर मैं पीके के पास जाता और मेरे जैसे सवाल होते, पीके उस पर गुस्सा हो जाते और उसके जवाब में मैं भी उनको वैसा ही कुछ बोल देता, बात वहीं पर खराब हो जाती। शिवेंद्र जी, प्रशांत किशोर क्या करेंगे अब, उनकी रणनीति क्या रह सकती है? और जनसुराज का जैसा हश्र हुआ है, या कहें जैसा एक भी खाता नहीं खुला, उनका एक भी सीट नहीं मिली, क्या आपको लगता है या आपकी उम्मीदें ऐसी थी जनसुराज को लेकर, या आपको लग रहा था कि कुछ कमाल दिखाएंगे? देखिए, इसमें आपको थोड़ा समझना होगा। सबसे पहले जो पीके के बारे में आपने कहा घमंडी हो गए, या फिर उस पत्रकार ने कहा कि मैं जाता तो यह जवाब मिलता, पत्रकार को जाना चाहिए, जाना चाहिए। परिणाम क्या होगा वो अलग बात है। अगर आप सवाल करने से डरोगे तो आप बड़ा पत्रकार अपने आप को कहना छोड़ दो, ठीक है ना। आपको जाना चाहिए, आप ना जा करके अपना उसका एक्सक्यूज मत दो।
जाते तब क्या होता, तब की बात अलग थी। अब आती है जनस्वराज की बात। देखिए इसको आप इस तरीके से देखिए, उसने कितने वोट लिए, लगभग 16 लाख वोट ऐसे लिए ना। हाँ, 3.43%। आप कल्पना कीजिए वहां पर जो पार्टियां थीं, कहां से थीं? जेपी आंदोलन से निकले हुए नेताओं की पार्टी। वहां पे एक पार्टी थी लालू प्रसाद यादव की, जिनके बारे में कहा जाता है कि उस समय कमजोर जो लोग थे, कमजोर तबके के लोग कहते हैं, यानी कि जातिगत आधार पे उनको उन्होंने उठना बैठना बराबरी में खड़ा होना सिखाया। ये बात अलग है, बाद में आके उन्होंने भी जुल्म का रास्ता अपना लिया। लोगों ने क्या किया, बिहार के लोगों ने, जिन लोगों ने लोगों को बराबर नहीं बिठाला, उन लोगों को 30-35 साल से सत्ता में नहीं बिठाला, नहीं बिठाला ना। फिर आ गए लालू प्रसाद यादव। क्या आया? सभी जाति के लोग बराबर हैं, लेकिन किसी मुख्यमंत्री होने के नाते कोई जाति अगर दबंगई दिखाने लगे तो उस जाति को भी सत्ता से निकालने की तैयारी लोग कर देते हैं, और कम से कम उस पार्टी में तो नहीं बिठालते। ये बात आप यूपी में भी देख सकते हैं। यादव बीजेपी में आता है, जीत जाता है, बसपा में आता है, जीत रहा। यहां पर भी अब भी आप देखिए जेडीयू के यादव ज्यादा जीते हैं। क्यों जीते हैं? क्योंकि मालूम था इनका अभिभावक नीतीश कुमार है, इनके अभिभावक मोदी रहेंगे, ठीक है। लेकिन मालूम था, और जो आप इनकी बात कर रहे हैं, क्या नाम, प्रशांत किशोर की, तेजस्वी की बॉडी लैंग्वेज क्या थी? आंख नचा नचा के सबको मिटाया जाएगा, बिहार है ये, केंद्र सरकार के लोग बचाने नहीं आएंगे। वो भी नकार दिए गए, वो भी नकार दिए गए। यानी कि जनता को गुंडई पसंद नहीं है, और गुंडई के इरादे दिखाने वाला कतई पसंद नहीं है। लेकिन प्रशांत किशोर की जो आप एग्रेशन की बात करते हैं, बिहार का लड़का है, बिहार का बंदा है, बिहार को मरते देखा है, बिहार से पलायन होते देखा है। उसने अपने दम पे पूरी दुनिया में राज करा, पूरी दुनिया के बड़े बड़े नेताओं को सिखाया ऐसे ऐसे करो। अनुभव भी बहुत बड़ी चीज होती है। उसने अपनी जिंदगी 3 पार्ट में बांटी, 10 साल व्यवसाय में, 10 साल इनको वो करने में, और 10 साल अब राजनीति को दी। ये कहा है उसने। आप किसी 3 साल चाय पार्टी और जेपी आंदोलन से निकले नीतीश कुमार और फलाना दिमाका सारे लोग, उनका मुकाबला भी प्रशांत किशोर को चाहते हो कि वो 100 सीटें ले आए। उसने पूरे सुन लीजिए, एक मिनट सुन लीजिए, अभी मैं आपको, आप पूरी बात सुनिएगा। उसने पूरे बिहार में जितने दौरा किया ना, क्या जमीनी हकीकत नहीं जानी होगी कुछ %? क्या बिल्कुल जमीनी हकीकत नहीं जानी होगी? नहीं, एक मिनट सुनना, मेरी बात खत्म हो जाएगी, फिर आप कहिएगा। मैं अभी क्यों ला रहा हूं, मैं ये भूमिका नहीं बांधूंगा तो आपको लगेगा कि ये बस जो उसकी तारीफ कर रहे हैं। अब है क्या? बिहार के लोगों के पास पहले ऑप्शन क्या था? सबसे बेहतर ऑप्शन नीतीश और एनडीए मोदी के लोग थे। दूसरा ऑप्शन क्या था? दूसरे ऑप्शन देखते ही डर लगता था कि अरे गुंडा राज, लुट जाएंगे, महिलाएं लड़कियां घर से नहीं निकल पाएंगी, ये हो जाएगा। तो उन्हें फिर क्या चुनना था? नीतीश कुमार जैसे भी हो, अंधों में काने राजा हो, हमें नीतीश ही चुनना है, दूसरा ऑप्शन ही नहीं था। आज प्रशांत किशोर ने यह दिखाया है कि नहीं, 25 सीटें रह गई ना, यही तो कहा था उसने। 25 सीटें रहने का मतलब समझिए आप इसको देखिए, दिल्ली, पंजाब, इनकी राजनीतियों से देखिए, गोवा तक की राजनीति से देखिए, जहां बीजेपी के बराबर में कांग्रेस ही थी। जैसे जैसे कांग्रेस डाउन पड़ी इतनी ज्यादा, आम आदमी पार्टी ऊपर आ गई। एक विपक्ष का गैप अब मिल गया, विपक्ष मजबूत नहीं रहा। प्रशांत किशोर के पास बा खड़े रहने की इच्छा है। उन्होंने ये कहा है अपनी प्रेस वार्ता में कि मैं मौन व्रत रखूंगा। हो सकता है उस बंदे को समझ में आए कि नहीं, मुझे लोग पसंद करते हैं, ये मेरा मौका नहीं था। 3 साल में कुछ भी नहीं होता राजनीति में, हथेली पे सरसों नहीं घुरती। अगले 5 साल वो डटा तो प्रमुख विपक्ष भी बन सकता है, और अगले 5 साल बिहार के पास में 2 ऑप्शन बिहार की जनता के पास हो सकते हैं। दोनों ऑप्शन कैसे? जब बात होगी ना जाति पे बात होगी, ना बात होगी धर्म पे बात होगी, बात होगी योजनाओं पे। तुम पे क्या योजनाओं है, तुम पे क्या विजन है, और उस विजन में प्रशांत किशोर नीतीश कुमार पे भारी पड़ेगा।
चलिए, आपने जैसा कहा, जैसा शिवेंद्र जी आपसे मेरी असहमति है कुछ मुद्दों पर। आपने कहा कि कोई भी नया राजनीतिक दल इतनी जल्दी इतनी बड़ी सफलता हासिल नहीं कर सकता है। ये हम सब भी मानते हैं। आज के दौर में राजनीतिक पार्टी बनाना बहुत मुश्किल काम है, और खासकर आप पूरे प्रदेश में अगर लड़ना चाह रहे हैं, 243 में से 243 उतारे, 5 उम्मीदवार चले गए या नामांकन वापस ले लिया, नामांकन किया ही नहीं, 238 पर तो लड़ ही रहे थे। लेकिन इतने बड़े दल, इतने बड़े स्तर पर जीत हासिल करना ये मुश्किल है। लेकिन आप ही तो दावा कर रहे थे, हम तो कोई दावा नहीं करते। आप अगर दावा कर रहे थे ना, तो जावेद जैसे लोग और ऐसे तमाम लोग जो आज इस तरीके से बैठे हैं कि प्रशांत किशोर की एक सीट नहीं आई, सोचिए उसने इतने लोगों को अपने साथ जोड़ा तो था, चंदा भी दिया ना, अपने आपने बोला ना लोगों ने। एक मिनट, आपकी बात सही है, लेकिन मैं मानता हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि प्रशांत किशोर आगे 100%, मैं कहता हूं बिहार में विपक्ष के रूप में, अभी मैं सत्ता की बात नहीं कर रहा हूं, एक अगर ऐसा आवाज उठाने वाला जिंदा रहेगा तो राजनीति की दिशा में कुछ अच्छे कहते हैं कंपटीशन होंगे। चलिए, बिल्कुल, हाँ, आप बिल्कुल जोड़िएगा। मैं थोड़ा बातचीत आगे बढ़ाने से पहले आज की प्रेस वार्ता जो हुई है प्रशांत किशोर की, आपसे ही जवाब लेंगे। उस पर भी आएंगे। एक मैं यहाँ पर रिबटल देना चाहता हूँ। जो जावेद जी का पॉइंट था कि प्रशांत किशोर के पास लोग थे, उनके साथ जो घूम रहे थे, इनके हिसाब से वो भाड़े के लोग थे। जो स्थानीय लोग थे उनको तो टिकट ही नहीं दिया उन्होंने, उसकी भीड़ में वो थे ही नहीं, प्रशांत किशोर की भीड़ में। और दरअसल प्रशांत किशोर का ही दावा था ना कि वो 10 लाएंगे, नहीं तो 150 लाएंगे। सरकार बनाने का दावा प्रशांत किशोर के बिहाफ में किसी और ने नहीं किया था। वही है, ये उनका आत्मविश्वास नहीं, ये उनका बड़बोलापन था। और बड़बोलापन राजनीति में दरअसल अपने शत्रुओं को, आप शत्रु तो कोई होता नहीं है, लेकिन प्रतियोगियों को भी आपको एक समान रिस्पेक्ट देने की जरूरत होती है। नीतीश कुमार जैसे नेता को आप कैसे राइट ऑफ कर सकते हैं? उन्होंने ही कहा था ना कि 25 सीट आएगी, 25 से ज्यादा आएगी तब राजनीति छोड़ देंगे। कई बार केशव जी को कॉन्ट्रोडिक्ट भी करते हैं। वो जेडीयू को 25 सीटें देने की भविष्यवाणी करते हैं और मंच पर जाकर नीतीश जी की खुलेआम तारीफ करते हैं कि नीतीश जी, तेजस्वी जी का कोई तुलना नहीं है और नीतीश जी जैसे हैं, उन्होंने बिहार को सजाया है। आप एक नेता की तारीफ कर रहे हैं और उसकी पार्टी को सिर्फ 25 सीटें दे रहे हैं। कहते हैं बिहार में आप जाकर 15, 16, 17 साल के बच्चों से भी पूछ लीजिएगा। वो जब ये कहते हैं कि नीतीश जी और तेजस्वी कोई तुलना नहीं है, जी हम भी कहते हैं एग्जैक्टली, लेकिन फिर आप उनकी पार्टी को, जब हमें चुनना होगा, हम पे कोई ऑप्शन नहीं होगा, तो हम अगर वोटर हैं बिहार के, तो मैं फिर 100% नीतीश को चुनूंगा। मेरे पास ऑप्शन नहीं ना। तो वो एक नेता देखिए, जो अब यहाँ पे हम यही तो बात आ जाती है राजनीति में। मैं राजनीति में एक मिनट केशव जी, मैं राजनीति में साफ गोई को अगर आप ये मानने लगो, क्योंकि यही राजनीति चाहिए, राजनीति यही चाहिए कि जब विपक्षी सही काम करे तो सही करो। राजनीति में मैं इस बात से सहमत हूँ, ओवर कॉन्फिडेंस थे, और ये भी सहमत हूँ कि पत्रकारों को जब वो जवाब देते थे तो काफी एग्रेसिव होते। नहीं, मैं ये मानता हूँ लुक लाइक वन मैन आर्मी, एंग्री यंग मैन आर्मी। पल्लवी, वो उनकी स्ट्रेटजी का हिस्सा है। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी को भी उन्होंने यही कहा था कि आप एग्रेसिव लगे। उन्होंने सोशल मीडिया पर ऐसा बज बनाया कि जैसे वही है बिहार चुनाव में। वो करते हैं, सब धराशायी है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ और थी। लेकिन मैं प्रशांत किशोर की राजनीति की शुरुआत इसे कहता हूँ। इससे पहले वो सिर्फ कैंपेन कर रहे थे, पॉलिटिक्स नहीं कर रहे थे। पॉलिटिक्स का मतलब ही होता है कि आप वादे करें, वादे के जाल में लोगों को उलझाएं और फिर उस वादे को भूल जाएं। मुझे लगता है कि जनता को भी भुला दें। बातचीत सवाल एक मिनट बात देने हो। आप जो राजनीति की शुरुआत प्रशांत किशोर की कह रहे हैं, वो निगेटिव वे में कह रहे हैं कि वो अब राजनीति की तरह चालबाज हो गए, राजनीति का समझदार हो गए, हाँ। झूठ को लाने लगे हैं, अपने बातों से मुकर। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं इस नजर से कह रहा हूं कि वो उनकी जो चीजें होंगी वो उन्हें सुधारनी चाहिए, वो चीजें ठीक है, क्योंकि वो भगवान नहीं है। लेकिन मैं इस नजरिए से कह रहा हूं कि बिहार की राजनीति में अगर प्रशांत किशोर जैसे लोग विपक्ष में आते हैं, हाँ। और रहना उनका बहुत जरूरी है। अगर प्रशांत किशोर इस ठोकर से चले गए, हाँ। तो फिर जनता के पास, हाँ। नीतीश स्याह करें या सफेद करें, वही उनके पास ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि जैसे ही वो नीतीश के स्याह को देख के नाराज होंगे ना, उन्हें जंगल राज, तो उन्हें जंगल राज नजर जाएगा और बिहार वहीं का वहीं रहेगा। चाहे प्रशांत किशोर हो या उन जैसे दूसरे राजनीतिक जो कम से कम पॉजिटिव राजनीति की बात। बिल्कुल, और वही बात मैं ये जो कह रहा हूँ कि आपके जो सवाल हैं उसका मैं बिना पूछे और जवाब दे देता हूँ। एक पॉइंट मैं सवाल पूछने से पहले शायद कुछ पढ़कर अपने दर्शकों को और आप सबको बताना चाहता हूँ। हाँ, अगर देखिए, आज जो प्रेस वार्ता हुई पीके की,
उस प्रेस वार्ता में सबको उम्मीद थी, जिन्होंने पीके को सुना है, मैंने भी बहुत सुना है, उनके सैकड़ों इंटरव्यूज देखे होंगे, मुझे ऐसी उम्मीद थी कि प्रशांत किशोर ऐसे तार्किक इंसान है, सोच समझ कर जवाब देते हैं, चतुराई भरी बातें करते हैं, वो आएंगे सामने, वो अपनी गलती स्वीकार करेंगे कि मुझे ऐसे ऐसे दावे नहीं करने चाहिए थे, इतना बड़बोलापन नहीं दिखाना चाहिए था, और पूरी गंभीरता के साथ वो अपनी गलती मानते हुए कहेंगे कि अब और प्रयास करेंगे। इसको गलती नहीं, इसको जिम्मेदारी बोलते, अपनी जिम्मेदारी लेते, ओनरशिप लेते कि मुझे लगता है कि ये राजनीतिक गलती ही थी, किसी एक बड़े राजनीतिक दल को जो नीतीश कुमार के भी हाथों में ही है, ऐसा भी नहीं है कि नीतीश कुमार के भी उस पर पकड़ कमजोर हो गई है, उसके बारे में ऐसी भविष्यवाणी कर देना कि 25 सीटें भी नहीं आएंगी। तो देखिए, एक बड़े पत्रकार हैं, एक बड़े इस समय मीडिया संस्थान में काम करते हैं, उन्होंने पीके की आज की प्रेस वार्ता के बाद अपनी एक टिप्पणी की है ट्विटर पर, जो भी एक्स कहा जाता है। वहां पर उन्होंने क्या लिखा है पहले आप सबको बताना चाहूंगा और अपने दर्शकों को भी। प्रशांत किशोर का पतन अब सिर्फ राजनीतिक नहीं रहा, नैतिक धरातल पर भी साफ दिखने लगा है। अब जब कोई अपनी जुबान पर ही कायम ना रह सके तो फिर उसमें और उन नेताओं में क्या अंतर रह जाता है जिनकी राजनीति पर वो सवाल उठाते रहे हैं। उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस में दो टूक कह देना चाहिए था कि हाँ, मैंने जो कहा था वो बड़बोलापन था, संन्यास जैसी बात नहीं करनी चाहिए थी, स्थिति का आकलन गलत हुआ, माफ कीजिए, मैं एक साल बिना बहानों के लोगों के बीच रहकर अपने व्यवहार का प्रायश्चित करूंगा। बस इतनी ईमानदारी उनकी पूरी छवि को बचा सकती थी। लेकिन हुआ क्या, उन्होंने इसके उलट किया। अपने वादे और दावों पर सीधा जवाब देने के बजाय ऐसे कुतर्क दिए जैसे कोई ढीठ नेता सवाल से बचने की कोशिश कर रहा हो। प्रशांत किशोर की बातों में पैदा हुआ ये विरोधाभास सबसे ज्यादा उन लोगों को चुभेगा जो उन्हें अब तक एक तार्किक, साफ गोई से बोलने वाला, बेबाक और सुलझा हुआ राजनीतिक मान रहा था। चुनाव के दौरान जब भी पीके की तुलना होती थी अरविंद केजरीवाल से, वो तिलमिला उठते थे, बोलते थे हम में उनमें कोई तुलना ही नहीं है, वो तो आंदोलन से निकले हैं, मेरा आंदोलनों में विश्वास ही नहीं है। बिहार और दिल्ली की राजनीति अलग है, लेकिन जो नेताओं के गुण हैं बिल्कुल हूबहू नजर आ रहे हैं पीके के अंदर, जैसे अरविंद केजरीवाल के अंदर निकले थे। थोड़ा सा याद दिलाना चाहूंगा, 2011-12 में जब आम आदमी पार्टी बनी, 2013 में अरविंद केजरीवाल को थोड़ी बहुत सफलता दिल्ली विधानसभा चुनाव मिली, 49 दिन की सरकार चलाई। फिर उनके अंदर उस समय इतना आत्मविश्वास था कि नहीं, 2014 के चुनाव में मैं वाराणसी जाऊंगा और नरेंद्र मोदी जो एनडीए के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं उनको हराऊंगा। बड़बोलापन उनका भी था, अति आत्मविश्वास उनका भी था। क्या हुआ, वाराणसी में हारे, फिर लौटना पड़ा दिल्ली में ही, फिर खुद को दिल्ली तक सीमित किया, और फिर यही सब बातें करते करते उन्होंने राजघाट, फिर यहाँ पे ये उल्टा सीधा घुमाना, कुतर्क करना, और 2025 के यूपी दिल्ली विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी का क्या हाल हुआ सबने देखा। तो आपका क्या कहना है? ठीक है, आप प्रशांत किशोर को बहुत तर्कशील राजनेता समझते थे, यह सुनकर मुझे आश्चर्य लग रहा है। आप प्रशांत किशोर का इस चुनाव से पहले सुनिए। एक जगह वो कहते हैं कि बिहार में कितने ज़िले हैं, एक राजनेता का नाम लेते हैं, बोलते हैं बता देंगे तो मैं ये छोड़ दूंगा, ये कर दूंगा, मान जाऊंगा, उनके पीछे चलूंगा। और जब उन्हीं से पूछ दिया जाता है कितने ज़िले हैं तो वो कह देते हैं 40 ज़िले हैं। और जब उनको याद दिलाया जाता है कि बिहार में 40 ज़िले नहीं 38 ज़िले हैं, तो वो फिर तर्कशील इंसान थेथोलॉजी का सहारा लेते हैं। बिहार में एक ये बहुत पॉपुलर टर्म है थेथोलॉजी। इससे तो इनकार नहीं किया सकता ना केशव जी को, आंकड़ों के खिलाड़ी रहे हैं आंकड़ों में, और इसी विशेषता की वजह से उन्होंने तमाम नेताओं के साथ काम भी किया है। वो आंकड़ों के खिलाड़ी कोई भी हो सकते हैं। आपके पास भी गूगल शीट, एक्सेल शीट और आर लैंग्वेज रहेगा, आप ये सारे आंकड़ों की कलाबाजी दिखा सकते हैं। कोई भी तो ममता जी से करीबी नहीं हो जाएगा, किसी को भी जगन रेड्डी अपना चुनावी कमान नहीं दे देंगे। पल्लवी वही कह रही थी, दोनों गेम अलग है। क्रिकेट की कमेंट्री करना और क्रिकेट खेलना दोनों दो अलग अलग बात है। हम यहाँ पर प्रशांत किशोर की राजनीति पर बात कर रहे हैं, लेकिन हम जाएंगे, हम भी फेल हो जाएंगे, वो हमारा डोमेन नहीं है। खैर, मैं इस पे आता हूँ। अगर आप तर्कशील राजनेता समझते थे तो मुझे इस बात पर आश्चर्य है, क्योंकि जो व्यक्ति यह मानने के लिए तैयार नहीं कि उसने गलती से बोल दिया बिहार में 40 जिले, इतना छोटा सा आंकड़ा वो हैंडल नहीं कर सकते हैं, और मतदाताओं के क्या आंकड़े हैंडल करेंगे, उसके लिए एक पूरी टीम है। ठीक है, प्रशांत किशोर उसको लीड कर रहे थे। उन्होंने जो किया है, नॉट टेकिंग अवे हिज क्रेडिट, उन्होंने जिन सरकारों की मदद किया वो एक अलग बात है। लेकिन जो व्यक्ति यह नहीं माने कि 38 जिले हैं, वो कहे कि नहीं 2 रेल के जिले हैं, 2 पुलिस के जिले हैं, 2 वन विभाग के जिले हैं, तो वो एक अलग बात है। वही थेथोलॉजी आज भी कर रहे थे कि मैं किस पद पर हूँ, मैं क्या छोड़ दूँ, मेरे पास तो कुछ नहीं है। ये सारे नेताओं के गुण हैं जो आपने पूछे गए थे। ये सारे दावे जो हैं कि मैं पद छोड़ दूंगा, मैं राजनीति से संन्यास, ये किसी ने जाकर उनको नहीं बोला कि आप ऐसा कीजिए, खुद उन्होंने प्रिडिक्ट किया कि मैं ऐसा करूंगा। और जब आपसे कोई पत्रकार सवाल कर रहा है तो आप जवाब दीजिए ना, सौम्यता से जवाब दीजिए। आपको गुस्सा क्यों है इतना, किस चीज का आपके अंदर बिल्कुल गुस्सा है? लेकिन वो उनकी रणनीति का हिस्सा है।
आप यकीन मानिए, लेकिन अब आप तो देखिए चुनाव जिन खत्म हो गया ना नहीं सर, अब क्या रणनीति नहीं 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 होगी? नहीं चुनाव खत्म होता है, वो बीजेपी के तरह इलेक्शन मोड में रहना चाहते हैं। और देखिए, आक्रामकता प्रशांत किशोर की रणनीति का हिस्सा है। चाहे वो राहुल गांधी के जब सलाहकार थे, देखिए आजकल राहुल गांधी कहाँ आस्तीन चढ़ाते हैं, अब आराम से बोलते हैं ना, टी शर्ट पहनते हैं, आराम से चलते हैं, बोलते हैं। जी। राहुल गांधी को उन्होंने सिखाया कि आस्तीन लेकिन चढ़ा छोड़ के गए बोलो। तो आक्रामकता फिर भी उनके अंदर हाँ हो गई। हाँ है, वो लेकिन बिना ये इनकी है। खैर, मैं असल बात पे आता हूँ। मैं जो सर कह रहा था शिवेंद्र जी की, ये प्रशांत किशोर के राजनीतिक जीवन की शुरुआत है। इसमें तंज जरूर है कि मेरे ख्याल से राजनेता वही है कि जो झूठ बोलना सफाई के साथ सीख ले। प्रशांत किशोर ने आज सीख लिया। लेकिन ये भी बात है कि देखिए, प्रशांत किशोर एक भी सीट नहीं रहते हुए उन्होंने आज क्या कहा? उन्होंने कहा कि सीट हमारी नहीं है, लेकिन मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। आज जो दिशा, यही हाँ, सबसे ज्यादा बिहार के लिए जरूरी है। ये राजनीति की शुरुआत है कि सीट एक भी नहीं है। देखिए, और अपने आप को रेलिवेंट रखना चाहते हैं, नहीं तो एक भी सीट नहीं है, कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? चाहती हूँ केशव जी, तो बिहार में 2 राजनेता हैं इस वक्त जो बिना सीट जीते हुए, बिना एक भी सीट जीते हुए अपने आप को देखिए कैसे प्रासंगिक रख रहे हैं। एक तेज प्रताप हैं जिन्होंने बिना कोई एमएलए रहते हुए कह दिया कि वो एनडीए सरकार को समर्थन करेंगे। और ये एक प्रशांत किशोर हैं जो कह रहे हैं कि वो मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। यह बहुत बड़ी बात है। मतलब साफ है कि उनके पास तो एमएलए है नहीं, विधानसभा में उनकी कोई आवाज नहीं है, लेकिन उनका संघर्ष सड़कों पे जारी रहेगा। और मुझे लगता है कि बिहार के लिए एक अच्छी राजनीति की शुरुआत है, बशर्ते प्रशांत किशोर का राजनेता उन पर हावी ना हो जाए। इसमें मैं थोड़ा सा जोड़ना एक मेरा पॉइंट है, मैं उसको ऐड ऑन कर देती हूँ। मैं बिहार चुनाव में पिछले 6-7 महीनों से उसको कवर कर रही हूँ, लिख रही हूँ। मुझे ऐसे लगता है, मैं डे 1 से ये कह रही थी कि अपने साथी कलीग को भी, कि मैं इस चीज़ में इंटरेस्टेड नहीं हूँ कि प्रशांत किशोर कितनी सीट लेकर आएंगे। मैं इस चीज़ में इंटरेस्टेड हूँ कि वोट शेयर क्या रहता है प्रशांत किशोर का, क्योंकि जब कोई नई पार्टी खेलने जाती है तो वो तुरंत ऐसे 4-5 सीटों में कन्वर्ट हो जाए। ये चुनाव गठबंधन का चुनाव था, हमें ये समझना होगा। ये एनडीए वर्सेस महागठबंधन था। आप देखिए, ओवैसी की पार्टी हो, हम हो, आप उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी हो, ये प्रशांत किशोर से कम वोट शेयर लेके आए, लेकिन ये सीटों में कन्वर्टेड हुए। प्रशांत किशोर की जो 238 सीटों पे वो चुनाव लड़े, उनकी वोट बढ़ भी गए। तो 3.44% वोट शेयर है। तो ये वोट शेयर भी, ये उनकी एक उपलब्धि भी है। उनका बटबोलापन अगर हम साइड रख दे तो नहीं पल्लवी, ये गणित जो है ना वो भी सही नहीं है। अगर 3% उनकी, हाँ 3% से कुछ अधिक उनका वोट शेयर है, तो इसलिए है कि बिहार में सबसे ज्यादा सीटों पर वो लड़े हैं। इसीलिए जो, और इसमें भी की पार्टी को 1.5% वोट मिले हैं, बीएसपी को 1% वोट मिले हैं। इसमें भी मैं देना चाहती हूँ। वो ये है ना, देखिए वो 234 पे लड़े। एक मिनट पल्लवी, जो आप कह रही है उसी बात को कह रहा हूँ। देखिए, वो जो वोट शेयर है, आप सीटों में कन्वर्ट हो ना हो, हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं। उन जगहों पर उनकी उपस्थिति दर्ज हुई है। विपक्ष केवल विधानसभा के अंदर बहुत मजबूत होता तो हम मानते हैं, लेकिन जो बात आपने कही, सड़कों पे भी विपक्ष होगा, बिल्कुल। और दूसरी चीज, एक चीज मैं बस बात समाप्त करूंगा जी, कि जिस तरह मैंने अभी कहा, मैं ही नहीं कहता नीतीश सरकार में खराब है या एनडीए सरकार खराब है, ये नहीं कह रहा। जनता ने चुना है, हम क्यों कह दें। लेकिन हमें एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर की बात कर रहा हूं, मैं किसी का भी आलोचक नहीं हूं, लेकिन मैं गलत राजनीति का आलोचक हूं। मेरा मानना यह है कि वो भले ही बाहर आए, लेकिन जिस तरह मैंने कहा ना, जनता के पास ऑप्शन नहीं था कि किसे चुने, नीतीश को चुने। आज विपक्ष के रूप में भी अगर हमें चुनना है ना, विपक्ष के रूप में भी हम चुनेंगे तो ऐसी आवाज चुनेंगे जो साफ गोई से बोल तो पाए। अब प्रशांत किशोर के अंदर हम भगवान तो नहीं, बहुत सारी कमी हो सकती हैं, जैसे उन्हें एग्रेशन किसी को पसंद नहीं आएगा, हमें भी पसंद ना आए, जैसे कह रहे पत्रकार ही नहीं गए। लेकिन ये बहुत से नेताओं में, अब लोग उस अनंत सिंह के कौन है, वो जाते हैं ना उसके पास सुनने, वो बहुत कहता है हट दुनिया भर की गोली मार दे, दुनिया भर की बात कहता है। लालू प्रसाद यादव कितने जमाने से लोगों के साथ प्रशांत किशोर से ज्यादा पत्रकार से कहते थे, जाने कैसे कैसे अंदाज में, ये सब चला है। लेकिन उन्हें इसे नहीं अपनाना चाहिए, उन्हें कुछ और बेहतर करना चाहिए। उम्मीदें रहेंगी, लेकिन फिर भी अगर विपक्ष के रूप में भी चाहूँ मैं, तो मैं चाहूँगा उस जैसा राजनीतिक अपनी अभी पारी को समाप्त ना करे, क्योंकि अगर उसने पारी समाप्त कर दी तो उस जैसा, जिस तरीके से उसने करी, उस जैसे कोई दूसरा उम्मीद भी भविष्य में नहीं कर पाएगा। नहीं, बिल्कुल यही हुआ है। अरविंद केजरीवाल ने जो जिस तरह की राजनीति का वादा किया था और जिस तरह की राजनीति करने लगे, उसने आंदोलन की क्रेडिबिलिटी ही समाप्त कर दी।
और इनफैक्ट अगर प्रशांत किशोर की यह स्थिति हुई है बिहार चुनाव में, तो उसका कुछ न कुछ श्रेय अरविंद केजरीवाल की राजनीति को भी है। मैं खुद बिहार में था तो लोग कह रहे थे कि ये बिहार का केजरीवाल है। देते हैं वो सीरीज आपने जो बात की अरविंद केजरीवाल का उदाहरण इसी लेते हैं कि अरविंद केजरीवाल उस समय इतनी बड़ी उम्मीद बन गए थे। हाँ, वही जात पात, वही एग्जैक्टली उन्होंने आरोप की नई राजनीति का भरोसा दिलाया था लोगों को, नई वाली राजनीति का भरोसा, नई वाली राजनीति का भरोसा देकर के आए थे। 1 मिनट वैभव, और फिर उसी पुरानी राजनीति में इंडल्ज होने लगे। प्रशांत किशोर के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि पार्टी पहली बार चुनाव लड़े या 100वीं बार लड़े, अगर आप ये समझते हैं कि यह शक्ति है जिसे लोग पहचाने, उसे कितना % वोट मिलता है मेरे ख्याल से वो भी मायने नहीं रखता है। उसका कितना बड़ा इम्पैक्ट होता है यह देखा जाना चाहिए। अगर आप ओवैसी की बात करें, पिछली बार बिहार में उन्होंने पहली बार चुनाव लड़ा था और 5 सीटें नहीं, 2015 में भी लड़े थे वो, एक सीट लड़े थे 2015 में, किशनगंज लड़े थे। लेकिन 2015 में भी एक सीट पर उनका इम्पैक्ट महसूस किया गया था। उसी इम्पैक्ट की वजह से उन्हें समझ में आया कि सीमांचल में हमें वोट मिल सकता है। 2020 में वो लड़े, 5 सीट जीते। सवाल इस चुनाव में देखिए, इस बार भी उन्होंने 5 सीटें जीती है। सिर्फ 5 सीटें जीती नहीं है, उनका इम्पैक्ट इतना है कि इस बार 8 सीटों पर महागठबंधन को हड़वा दिया है। तो अब यकीन मानिए, बिहार में अगर आप अल्पसंख्यक राजनीति का चेहरा ढूंढेंगे तो उसमें ओवैसी दिखाई देंगे, क्योंकि उन्होंने बिहार के इलेक्टोरल पॉलिटिक्स पे अपना इम्पैक्ट क्रिएट किया है। वहीं दूसरी साइड में मुझे लगता है कि प्रशांत किशोर इस बार तो इम्पैक्ट क्रिएट करने से चूक गए हैं। लेकिन फर्स्ट टाइम ही लास्ट टाइम नहीं होता है। शिवेंद्र जी जो कह रहे थे उससे मैं भी सहमत हूं। और दूसरी बात, प्रशांत किशोर में एक उम्मीद भी है। हर बिहारी आज चाहता है कि एक वैकल्पिक राजनीति हो और राजनीति में एक विकल्प हो। आज बिहार के मतदाताओं के पास दूसरा विकल्प नहीं है। मैं दूसरा विकल्प इसलिए नहीं कह रहा हूं कि जिन लोगों के पास प्रशांत किशोर को लेकर सहानुभूति थी, मतदान केंद्रों पर जाकर वो सोचने लगे क्या ये जीतेगा, अगर नहीं जीतेगा तो हमारा वोट खराब होगा और महागठबंधन के आ जाने से फिर जंगल राज आ जाएगा। एनडीए को दे दिया। दूसरी तरफ के लोगों ने सोचा क्या ये जीतेगा, नहीं जीतेगा तो फिर से बीजेपी आ जाएगी, चलो महागठबंधन को दे देते हैं। तो इम्पैक्ट नहीं हुआ है इस बार प्रशांत किशोर की राजनीति का बिहार में। देखने वाली बात होगी जो बात वो कह रहे हैं कि मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। सड़कों पर प्रशांत किशोर का संघर्ष कैसा रहेगा, यह बिहार की राजनीतिक दिशा को संकेतिक करेगा, उसके दिशा निर्देश करेगा। एक बात। दूसरी बात जो हमारे साथी जावेद जी कह रहे थे कि अब प्रशांत किशोर को सोशल मीडिया के सेल से बाहर निकलना चाहिए, ग्राउंड की रियलिटी को पहचानना चाहिए। क्यों सलमान रागिब को टिकट दे दिया जौकीहाट से, वो वहाँ का रहने वाला नहीं है, बाहर का है, उस पर पत्नी के उत्पीड़न का केस चल रहा है और आप उसको टिकट दे रहे हैं। आप जिस भोला पासवान को कर चुके थे कि मैं इस तरह के नेताओं को प्रमोट बिल्कुल नहीं करेंगे, मैं करूंगा तो मुझे वोट मत दीजिएगा। बिल्कुल, नहीं दिया तो लोगों ने नहीं दिया। सेकंड फेज में प्रशांत किशोर की पार्टी के तकरीबन 2nd नंबर की पार्टी थे जिन्होंने क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले नेताओं को टिकट दिया। टिकट दे दिया था, और बिल्कुल। आप इंटरव्यूज में कहते हैं अगर मैंने ऐसे नेताओं को टिकट दिया मुझे वोट मत दीजिएगा, तो शायद इसी वजह से आपने वोट नहीं दिया। लोगों ने उनकी बात को सीरियसली ले लिया। तो जावेद जी की जो बात है ऑन रिकॉर्ड, प्रशांत किशोर से जो गलतियां हुई है, एक पॉलिटिक्स में नोवाइस फैक्टर भी होता है। पहली बार आप राजनीति में उतर रहे हैं तो ये गलतियां हो सकती है। आप इस गलतियों को स्वीकार कीजिए और इसको फिक्स कीजिए, इस करेक्शन कीजिए इसमें, और आपके लिए पूरा आसमान खाली है। बिहार में एक तीसरी शक्ति की जरूरत बहुत ही गंभीरता से महसूस की जा रही है। तो आपकी बात में जोड़ूं, एक विपक्ष के लिए स्पेस बनने लगा है और काफी हद तक बनने लगा है। इस पर भी एक सवाल उठता है। जैसे पीके को हम पिछले 10 सालों में देखें, उनके अंदर एक चीज़ की जो और कमी नज़र आई है वो है उनके अंदर धैर्य नहीं है। वो मोदी जी के साथ जुड़ते हैं, 14 तक मोदी जी के साथ रहते हैं, 15 में महागठबंधन के साथ आ जाते हैं बिहार में, फिर जेडीयू में शामिल होते हैं, फिर कांग्रेस के लिए भी यूपी में कमान संभालते हैं चुनावी, कैप्टन अमरिंदर को जिताते हैं 2017 में, फिर 21 में पश्चिम बंगाल पहुंच जाते हैं, ममता दीदी के लिए काम करते हैं, इधर वो जगन रेड्डी के लिए आंध्र प्रदेश में काम कर रहे होते हैं, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के लिए काम कर रहे होते हैं, इसी बीच वो कांग्रेस में शामिल होने की जुगत भी लगाए होते हैं। तो इसमें सवाल ये उठता है, आप सभी जवाब दीजिएगा, इस बातचीत का यह आखिरी सवाल है कि प्रशांत किशोर के अंदर पिछले उनके 10 सालों के इतिहास को देखें तो धैर्य की कमी नजर आती है। तो क्या अभी हमें मान के चलें कि वो आगे बिहार में ही रहने वाले हैं? क्योंकि आप एक बात और भी ध्यान में रखिए कि अभी वो दक्षिण में तमिलनाडु में विजय का प्रोजेक्ट संभाले हुए हैं।
वो विजय की पार्टी के लिए चुनावी रणनीति तैयार कर रहे हैं। तो पीके बिहार में रहेंगे या नहीं, इस पर भी सवाल है। देखिए, वो आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखेंगे तो उन्होंने साफ कहा है कि विपक्ष की भूमिका निभाएंगे और सड़कों पर निभाएंगे, तो इसमें मुझे कोई डाउट नहीं है कि वो बिहार में नहीं रहेंगे। और अगर रही बात अदर पार्टियों के लिए प्लानिंग करने की, तो ये प्रशांत किशोर का बिजनेस है। उन्होंने कई बार ये खुलेआम कहा है कि ये मीडिया के सामने 2021 में पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव का नतीजा आता है, प्रशांत किशोर कहते हैं कि मैं अब ये काम छोड़ रहा हूं। तो अगर वो अभी भी कर रहे हैं तो इसका मतलब कि वो उन्होंने अपनी अपनी जो बातों से उनकी, पलट मैं रहे उनकी हैं। संस्था का नाम नहीं लूंगी, उन्होंने जो संस्था उनकी चल रही है वो बाकायदा चल रही है, और वो बाकायदा इस चुनाव में भी उन्होंने कहा है कि वो इतने मिनट की सलाह के लिए इतने करोड़ चार्ज करते। तो ये उनका बिजनेस और ये इनका प्रोफेशन है। आप प्रोफेशन और पॉलिटिक्स दोनों, मुझे लग रहा है छोड़ने की बात तो उन्होंने कही थी ना। नहीं, उन्होंने कहीं, मुझे नहीं लगता कि उन्होंने ये ऐलान किया हो या घोषणा की हो कि मैं आज के बाद अपने रणनीतिकार वाली भूमिका जो छोड़ रहा हूँ, उन्होंने कहीं ये बात नहीं मेंशन की। 2021 में पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजे के बाद उन्होंने कहा था वो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है। मोटा मोटी बिजनेस को आप कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अब ये सारे लोग आपने शिवेंद्र जी, बात यहाँ पे ये उठ रही है कि जो भी आप कह रहे हैं हम उस पर भरोसा तभी करेंगे जब आपका अतीत देखेंगे। आप अतीत में अपनी बातों पर कायम रहेंगे। कह रहे हैं ना, उनके अंदर बेचैनी है, क्या बोला, धैर्य नहीं है। वो धैर्य नहीं है, वो उनकी प्लानिंग है। जैसे कि आज मोदी से उनका हो गया, उसके बाद उन्हें भीतर डील कांग्रेस से मिल गई और जगह मिल गई। वो डील उनकी व्यवसायिक डील है, उसको धैर्य से जोड़ना ठीक नहीं है। धैर्य से जोड़ने की बात कहाँ आती है? जब वो जवाब पत्रकारों के देने में धैर्य खो देते हैं, वहां धैर्य की बात है। लेकिन बिजनेस डील वो किससे करते हैं, ये उनकी प्लानिंग और बिजनेस टीम का हिस्सा है। मुझे केशव जी, मुझे याद है, आप जवाब दीजिएगा, मैं छोटा सा उसमें 2-3 चीजें कही थी जी। प्रशांत किशोर ने ये बात कही थी कि वो पॉलिटिकल कंसल्टेंसी का काम छोड़ रहे हैं। वो आप खुद की छोटा सा इसमें 1-2 सवाल और जोड़ दूंगा, उसके बाद आप पूरा जवाब दीजिएगा, उसके बाद बातचीत हम खत्म कर देंगे। देखिए, पीके से कांशीराम जी का वो कथन तो आपको याद ही होगा कि पहला चुनाव हारने के लिए, दूसरा चुनाव हराने के लिए, तीसरा चुनाव जीतने के लिए लड़ा जाता है। पीके से ये सवाल पूछा गया, इंटरव्यू में पूछा गया चुनाव के दौरान। पीके ने क्या कहा कि देखिए, कांशीराम जिस जमाने में थे उस जमाने में जनसंपर्क के माध्यम बहुत कम हुआ करते थे, साइकिल से प्रचार करने जाते थे लोग। अभी सोशल मीडिया का जमाना है और जो काम कांशीराम पहले 5 दिन में करते थे, अब मैं वो काम 5 घंटे में कर सकता हूं। तो उन्होंने कहा कि देखिए, अब जो काम कांशीराम को 15 साल लगा होगा वो काम मैं 3 साल में करके दिखा दूंगा। तो पीके को सब कुछ पता था। ऐसा नहीं कि पीके किसी चीज से अनभिज्ञ थे कि नहीं मुझे नहीं पता कि पहली बार में हम जीत ही जाएंगे। सब कुछ पता था, इसके बावजूद वो दावे कर रहे थे। दूसरी बात मैं जरा सा माहौल बनाने की इस तरह की कि हम, देखिए इसमें उन्होंने क्या झूठ कहा। उस जमाने में जो काम होता था नहीं, वो सच है, उसमें आ गया। अब आती है बात कि जो केशव जी ने बात कही उसको भी आप इंगित कर लें, समझ लें कि लोगों ने कई बार देखा ये जीत नहीं रहा है तो इसे वोट दे दें। एक पक्ष के लोगों ने, दूसरे पक्ष के आरजेडी वालों ने कहा ये नहीं जीत रहा है तो हम इसे वोट क्यों दें। सवाल ये है, जो आदमी चुनाव लड़ रहा है वो बात गलत तो नहीं कह रहा है। वो कह दे पहली बार, वो ये कह दे कि भाई पहली बार मैं चुनाव हारने के लिए लड़ रहा हूँ, नहीं हारने करना कहे, लेकिन ये भी उपस्थिति दर्ज कराई लड़ रहा हूँ। अपने को लेकर दावा करे लेकिन दूसरे दल को लेकर दावा ना करे। उसकी अपनी बात कर रहे हैं ना कि पहली बार हारने के लिए, दूसरी बार हराने के लिए, तीसरी बार सत्ता में आने के लिए। तो देखिए, वो बात उनकी बात थी, उन्होंने उस बात का जवाब तो देना ही था। तो उन्होंने कहा कि मैं उस काम को कम समय में कर लूंगा। अब कम समय का आंकलन, राजनीतिक आंकलन जो है, देखिए हर बार पीके ने जिता भी नहीं दिया होगा चुनाव। बिल्कुल बिल्कुल। 2017 में यूपी में 2 लड़के नाकामयाब रहे। तो अब एक आदमी जब काम करता है, सफलता असफलता पे उसके बाद वो मंथन करता है। ऐसा नहीं है कि उसने कोई ब्रह्मवाक्य बोल दिया, अब आप सब उसके पीछे ही पड़ जाओ कि भाई इसने जो बोल दिया जो नहीं हुआ तो वो बेकार हो गया। बाकी नेता दुनिया भर के दावे करके बोलना ठीक है शिवेंद्र जी, हाँ वही चीज, लिखना नहीं जरूरी था ना। और एक सवाल जो मैं घूम फिर के जिस पे आ रहा हूँ, आप देखिए, देखो लोगों ने क्या कहा है, लोगों ने किस किस तरह राजनीति में ये बहुत सी बातें, देखिए राजनीति होती है। मैं 2 छोटा उदाहरण दूंगा आपको। धैर्य वाली बात मैंने इसलिए कही थी, घुमा फिरा के मैं यहाँ पे मैं धैर्य की इस बात से धैर्य से नहीं समझ, मैं जो कंपनी में उन्होंने अलग अलग डील करी उसको धैर्य से जोड़ने को मैंने गलत बताया। राजनीतिक दल बनाना और सत्ता के शिखर तक पहुंचना बहुत धैर्य और मेहनत का काम है। संघ ने 100 सालों तक भारत की भूमि पर उनके स्वयंसेवकों ने सींचा है। उस सींचने से जो खेती उपजी है, जो फसल अभी लहरा रही है पूरे देश में, अभी बिहार में लहराई है। लेकिन वैभव कुछ लोग ऐसे भी हुए हैं 1952 से लेके 12 में आए, 13 में सत्ता में आ गए। ये कुछ भी नहीं का सोशल साइंस है। इसमें किस समय कौन सी परिस्थिति, भाई 12 में अरविंद केजरीवाल और 13 में साइंस भी है, उसमें भी जो सिद्धांत दिए जाते हैं आगे उस सिद्धांत का खंडन हो जाता है। बिल्कुल। तो हम ये नहीं कह सकते राम जी ने जो बात ऐसा दोबारा होगा नहीं।
ठीक है ना। और ये भी नहीं कह सकते कि भाई ये सफल होंगे, लेकिन हम यहाँ पर मेरा ओवरऑल मेरी अपनी डिसीजन है, मतलब मैंने ऐसा सोचना है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, क्योंकि मैं भी कोई ये थोड़ी कि मेरा ब्रह्म वाक्य है। मेरा मानना ये है कि बिहार की राजनीतिक परिस्थितियों को देखते हुए बिहार में प्रशांत किशोर ने जो किया वो सही समय पे किया। उनका आंकलन गलत हो सकता है, उनको उतनी सफलता नहीं मिल सकती है, लेकिन उन जैसे व्यक्ति को अभी राजनीतिक अपना जो वो कह रहे हैं अज्ञातवास या जो भी मौन व्रत रखेंगे, उसके बाद में अभी ये छोड़ने का मैदान छोड़ने से ना सिर्फ उनका नुकसान होगा, बल्कि जो आगे ऐसी प्लानिंग कर रहे होंगे, स्वच्छ राजनीति उनकी तरह बात कर रहे होंगे, हम बात ही की बात कर रहे हैं, उस पर जनता का बिल्कुल उम्मीद ही खत्म हो जाएगी। बिल्कुल। और आपकी जो बात थी इसमें मैं एक चीज़ और छोटा सा जोड़ना चाहूँगा, उसके बाद हम बातचीत खत्म करेंगे। जावेद जी से भी आखिरी जवाब ले लेंगे। देखिए, सार्वजनिक जीवन में अगर आप रहते हैं, राजनेता हों, अभिनेता हों, खिलाड़ी हों, जिनका प्रभाव समाज में होता है, उनको हमेशा कैमरे पर बोलते वक्त खासकर बहुत ध्यान रखना चाहिए कि क्या मैं जो बोल रहा हूँ उसके होने की संभावनाएं हैं। अगर वो संभावनाएं बिल्कुल ना हो, 80 और 90% भी ना हो, तो नहीं बोलना चाहिए। आपको याद होगा इंटरव्यू में 14 अक्टूबर को पूछा गया अमित शाह से कि क्या नीतीश कुमार ही अगले सीएम होंगे, तो उन्होंने कहा कि मैं विधायक तय करेंगे जो चुनकर आएंगे। उन्होंने वो कह सकते थे हाँ नीतीश होंगे, और बाद में पलट भी जाते बातचीत से वो। लेकिन सार्वजनिक जीवन में अगर आप गंभीर नेता बनना चाहते हैं तो जो बोले उस पर टिके रहें, आपकी बात तभी मानी जाएगी। जावेद जी, आपका क्या मानना है? मैं प्रशांत किशोर के बारे में एक ही चीज़ बोलूँगा जी, कि गिरते हैं सहसवार ही मैदान जंग में, वो क्या गिरे जो विद्या के बल चले। प्रशांत किशोर के बारे में बोलेंगे, आप पेशेंस रखिए, ईमानदारी के साथ काम कीजिए, अभी भी बहुत ऑप्शन है बिहार में, और नेताओं की तरह झूठ मत बोलिए, उससे इमेज खराब होता है। आप और नेताओं में फ़र्क होना चाहिए। हम लोग आपको दूसरी तरह से देखते थे कि आप एक ईमानदार ऑनेस्ट हैं, आपकी बातों से लगता था, उस पर कायम रहिए। बिल्कुल। आखिरी टिप्पणी आपकी सर। आखिरी टिप्पणी मेरी ये होगी कि प्रशांत किशोर की ज़रूरत बिहार को है, और प्रशांत किशोर की ज़रूरत आप याद रखिए, आज मैं कैमरे पे बोल रहा हूँ, एनडीए को भी है। अगली बार जब चुनाव होगा ना, जेडीयू सस्टेन करेगी अगले चुनाव तक या नहीं, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। जी के हेल्थ पे अपडेट। और आज भी यह बात दावे के साथ नहीं कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी अपने बल पर मेजॉरिटी मार्क ले आएगी। तो भारतीय जनता पार्टी को भी एक कंधे की ज़रूरत है। बीजेपी ही इनको नेता बनाएगी, बीजेपी ही इनकी पार्टी को स्ट्रांग भी करेगी। आप देखिएगा अगले चुनाव में पीके अगर मैदान पे डटे रहे तो मजबूत होकर वापस कर आएंगे। जी, अब आखिरी मेरा प्रशांत जो सर ने कहा कि ये मैदान छोड़कर भागने का वक्त नहीं है, तो मुझे भी लगता है कि प्रशांत किशोर ने जो उम्मीद जगाई है वो भले मतलब 3% वोट शेयर ही, उनको 3% लोग, अगर बिहार के लोग उन पर भरोसा करते हैं तो वो भरोसा उनको तोड़ना नहीं चाहिए। और मैं हमेशा से ये मानती हूँ कि उनके मुद्दे बहुत अच्छे थे। वो मुद्दे कहीं ना कहीं पब्लिक को टच नहीं कर पाए, पब्लिक के तक पहुँच नहीं पाए, जो वोटों में कन्वर्ट नहीं हो पाए, लेकिन जो उनके मुद्दे उन्होंने एजुकेशन का हो या रोजगार का हो, वो मुद्दे सही थे, तो उन मुद्दों पर उनको कायम रहना चाहिए। और ये जो उन्होंने एक कहते हैं साफ सुथरी राजनीति वो करने की कोशिश कर रहे हैं या कर रहे हैं, वो आई थिंक उनको आगे तक लेके जाना चाहिए। आखिरी टिप्पणी है इस बातचीत की। केशव जी की बात पे रहेगी, बाकी तो मैं बोल ही चुका हूँ प्रशांत जी के बारे में। देखिए, मेरा थोड़ा सोचना अलग है, विचार अलग हो सकते हैं। बीजेपी कभी भी ऐसी विचारधारा को के नेता को पोषित नहीं हो, राजनीतिक बात बोल रहा हूँ मैं बीजेपी के चालाक है, ये सब राजनीति में ही होता है। राजनीति में राज करने के लिए, गद्दी हासिल करने के लिए जो उनके वाले पैटर्न पे चले, वो चाहेगी ये भटक के जाति और धर्म की राजनीति में आए। जैसे ही अरविंद केजरीवाल मतलब भारत माता की जय कहने वाला दूसरा ना पैदा हो जाए, भ्रष्टाचार की झंडा लेकर दूसरा ना पैदा हो जाए, और जो जात पात की राजनीति हटके करने वाला ना पैदा हो जाए, इसे वो अपनी बकौती मानती है, अपने हिस्से की चीज़ मानती है। भले ही वो कुछ भी करते हैं, ध्रुवीकरण, वो सारी चीज़ सबको पता है, लेकिन मानते हैं भ्रष्टाचार वाला झंडा मेरे पास रहना चाहिए। ठीक, क्योंकि जैसे ही अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में टोपी पहनी, मुस्लिम, बीजेपी का काम हो गया। हनुमान चालीसा भी उन्होंने पढ़ ली थी। सुन लीजिए, वो कितनी पलट ले, वो सब मानी गई रिपेयरिंग, लेकिन मेरी सुन लीजिए बात, वो वही माना। क्योंकि अरविंद केजरीवाल बहुत ज्यादा अरविंद केजरीवाल कोई भ्रष्टाचारी मान ही नहीं रहा था। धीरे धीरे वो समर्थन खोता गया, और आज क्या हुआ, अरविंद केजरीवाल कहाँ है सबको पता है। प्रशांत किशोर ना हिंदू ना मुस्लिम धर्म की राजनीति नहीं चाहिए, विकास की राजनीति चाहिए। और उसके लिए वो हम नहीं कहते वो हनुमान चालीसा पढ़े, ना वो मजार पे जाकर टोपी पहने। अरे भाई, जिस काम के लिए उस काम किया, जिनको टोपी पहननी वो पहनेंगे, जिनको हनुमान चालीसा पढ़नी ही पढ़ेंगे। तुम भी आके हमें इसी झंझट में डालोगे क्या?
चलिए, शिवेन जी की इसी बातचीत के साथ हम इस बातचीत को अब विराम देंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि आपने कहा, देखिए आखिरी बार मैं बोल देता हूँ, केजरीवाल पे मेरे मुंह से निकल ही नहीं वाला था। 2017 में गोवा में विधानसभा चुनाव हो रहा था और केजरीवाल गोवा में पहुंचे थे, अपनी पार्टी को राष्ट्रीय बनाने का सपना था उनका। वहाँ पे पहुँचते हैं, बोलते हैं कि देखिए दिल्ली में अगला चुनाव लड़ने जाऊँगा तो डुबकी लगाऊंगा मैं यमुना में, यमुना साफ हो गई होगी, माफ़ कीजिएगा 2022 के गोवा का विधानसभा चुनाव था। और फिर वो अपनी बात पर टिके नहीं रहे। तो राजनीति में अगर अपनी बातों पर टिके नहीं रहेंगे, जो बोलेंगे वो करके नहीं दिखाएंगे, तो जनता आपको बेदखल कर ही देगी सत्ता की कुर्सी से। और इस बातचीत का अंत यहीं पर हम करते हैं। लेकिन जरा सी बस एंड कर दो, आप अंत तो कर रहे हो, लेकिन इसमें नहीं करती जनता। अगर आपके पास ओवैसी की तरह मुस्लिम वोट का झंडा हो और बीजेपी की तरह हिंदू का झंडा हो, आप सत्ता में बने रह सकते। 5 सीटें ले आए, प्रशांत किशोर नहीं ला पाए। बस मैं यही बात कहना चाहूंगा एंड करके। अगर आप कुछ इस पर टिप्पणी करना चाहते हैं। नहीं, चलिए, बिल्कुल बात आपकी सही है। और आपकी भी डिस्कशन का मुझे लबो-लुभाव यही कि हर कोई ये चाहता है कि प्रशांत किशोर बिहार की राजनीति में बने रहें, वो मैदान छोड़कर बिल्कुल ना भागे, और जो वो स्वच्छ राजनीति करना चाहते हैं वो बिल्कुल करें, क्योंकि हम भी बिहार से हैं और हम भी चाहते हैं कि वहाँ जात पात की राजनीति अब खत्म हो जाए। इट्स अ जेनजी टाइम। अब हमें नहीं चाहिए कि जनरल कितने हैं, ओबीसी कितने हैं, ईबीसी कितने हैं और एसटी एससी कितने हैं। हमें चाहिए कि अब विकास की बात कीजिए। अब बिहार और में एक करेगा, अब जाति बहुत हो गई। धर्म की बात तो दूसरा बदले में करेगा। अब कोई ये ना पूछे कि भैया कौन जात हो वोट देने के पहले। ये अब बिहार के मतलब बिहार के युवा को तो नहीं चाहिए। बहुत बड़ी कल्पना कर ली है, उम्मीद है ऐसा होगा। मुझे लगता है प्रशांत किशोर जैसे नेता ही ऐसा कर सकते हैं। आपने अच्छी कल्पना की है, लेकिन मुझे अभी कुछ सालों तक ये सब आपको भी उम्मीद है कि ऐसा मेरे ख्याल से सब बीटीएस हो रहा है। देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा, सबको यहाँ पे उम्मीदें हैं। और दीपांकर भट्टाचार्य जो हैं, वो उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था चुनाव के दौरान। उन्होंने कहा था कि पीके जितना बिहार में लोकप्रिय नहीं है, जितना दिलचस्पी लोग बिहार के लोग नहीं दिखा रहे उनके धरातल पर, उतना बिहार के बाहर के लोग दिखा रहे हैं। और वो दिल्ली मीडिया के लाडले हैं। बिहार देश के उन गिने चुने विपक्ष के नेताओं में है जो दिल्ली मीडिया के लाडले हैं। इनमें सचिन पायलट का भी एक नाम हो सकता है। दिल्ली मीडिया उनको बहुत ज़्यादा कवर करती है, लोग उनको सुनने के लिए गए थे, समझने के लिए गए थे, इंटरव्यू बहुत सारे उनके हुए हैं। तो उनके लिए शुभकामनाएं हैं, जनसुराज के लिए भी शुभकामनाएं हैं। डटे रहिए आप, बिहार की भूमि है, राजनीति के ककहरा आप सीखते रहे, यहाँ पर आगे बढ़ते रहें और सफलता आपको निश्चित तौर पर मिलेगी अगर आप डटे रहेंगे तो। Exactly.